नमस्ते साथियों, आईपीसीएस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। आपके आंसर की जारी हो चुके हैं और जो कुछ प्रश्नों के आंसर हमको लगा कि स्टूडेंट के हित में हो सकता है, मैं सोचा कि एक वीडियो बना के इसको पोस्ट कर लूं क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। ठीक है, और हमने भी देखा कि जहां पर आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए वहां चूकना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे दो चार प्रश्न ऐसे हैं जो आयोग के द्वारा थोड़ा सा उसके आंसर इधर उधर दिए गए हैं, बाकी एक प्रश्न को डिलीट भी किया गया है। तो इससे क्यों ऐसा किया गया है, इसको हम लोग थोड़ा सा इस पे जिक्र करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अब बताइएगा भी कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आगे के जो भी है अगर पीजीटी वाले देख रहे होंगे तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, उनका भी मैं क्वेश्चन डालने की कोशिश करूंगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किन किन प्रश्नों पर आपके आपत्ति दर्ज करने की संभावनाएं बनी है और किस पे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। विथ प्रूफ मैं दिखाऊंगा जहाँ पे मुझे प्रूफ मिल सका है। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप या फिर प्रायद्वीप, तो उपमहाद्वीप टर्म भी यूज़ किया है, ऐसा नहीं है। कई लोगों को लगेगा कि उपमहाद्वीप की वजह से क्वेश्चन को डिलीट किया गया है, तो एक बार भारतीय उपमहाद्वीप भी क्वेश्चन में यूज़ किया जा चुका है और इसका आंसर गोंडवाना लैंड ही होगा। जैसे कि पता है कि भारतीय टोटल पहले था जो पूरा अर्थ को ये पेंजिया हुआ करता था और पेंजिया जो था बाद में चल के दो भागों में टूटा। एक उत्तर वाले को हम लोग अंगारा लैंड और दक्षिण वाले जो टूटा उसको हम लोग गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। और इसी गोंडवाना लैंड का भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा, बस नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड का भाग है, लेकिन एशिया जो है अंगारा लैंड का भाग है। इसका आपको देखिएगा 11th क्लास में तो मैंने देखा तो इसके बारे में डिटेल में नहीं दिया गया था, लेकिन 9th क्लास में इसके बारे में कुछ दिया गया है। उसको आप एज ए प्रूफ आप लगा सकते हैं। विथ पेज नंबर मैं बता दे रहा हूँ और क्लास भी बता दूंगा। कहिएगा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, मैं लिंक दे रहा हूँ आपको। मैं उसका कवर पेज भी भेज दूंगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं तो लास्ट में कहे तो हम ही आपत्ति दर्ज कर देंगे। चलिए तो देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th में ये चीज़ें दी गई है और इसमें पेज नंबर 8 आपका है, उस पर दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी का साक्ष्य है कि सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग, जिसको उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है। गोंडवाना भूभाग विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिक को शामिल किया जाता है। ऐसे इधर उधर का साक्ष्य नहीं है, एक इसका साक्ष्य आपके एनसीईआरटी का साक्ष्य है। तो इस साक्ष्य के साथ आप आंसर इसका क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं कि इस प्रश्न को डिलीट क्यों किया गया है। क्योंकि डिलीटेड प्रश्न पे मैक्सिमम लोग जो आंसर इसका सही किए होंगे उनको नुकसान जा सकता है। क्योंकि आपने तो हो सकता है 119 नंबर पे मार्क्स कैलकुलेट हो, जिन्होंने इसका आंसर गलत दिया होगा उनको भी 119 नंबर पे ही मार्क्स कैलकुलेट होगा। तो जिनके ये सही प्रश्न है वो लोग को ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए, क्योंकि आपके मार्क्स यहाँ पर क्या हो सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इसीलिए इसको थोड़ा सा आप आपत्ति दर्ज यहाँ पर कर सकते हैं। इसका मैं कवर पेज टेलीग्राम पे भेज दूंगा। पेज नंबर 8 फिर से सुनिए, चैप्टर नंबर 2, ये आपके एनसीईआरटी क्लास 9th क्लास का है। आप जाकर एक बार मिला सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है। एक ये वाला प्रश्न है कि मामलुक यानी कि दास वंश का अंतिम शासक कौन था। संशोधन क्यूमस जो था दास वंश का अंतिम शासक था। जैसे पता है कि बलबन के बाद से दिल्ली सल्तनत जो था कमज़ोर होने लगता है धीरे धीरे। और मैंने अभी चेक किया आपको, मध्यकालीन भारत जो है, राजनीति, समाज और संस्कृति, जो कि आपकी किसकी, सतीश चंद्र की किताब है और ये 11th क्लास के एनसीईआरटी लिखे हुए हैं। और इसमें इसके बारे में कुछ डिटेल में नहीं दिया गया, बस ये कहा गया कि बलबन के ख़त्म होने के बाद से देखिए, इसका लाइन भी मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ, देखिएगा। लेकिन आपके तो ऐसा कोई एनसीईआरटी का साक्ष्य नहीं मिल पा रहा है इसका। कह रहे कि 1286 में बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली में फिर से एक समय अव्यवस्था फैल गई और उसके जो भी उत्तराधिकारी नियुक्त होता है, क्या होता है, आपके बलबन का नियुक्त हुआ कोई भी उत्तराधिकारी शाहजहां मंगलों से की लड़ाई का मारा गया। उसके बाद से जो भी इसके होते हैं उत्तराधिकारी क्या होते हैं, कोई भी काम के नहीं होते। इन कारणों से जलालुद्दीन खलजी के नेतृत्व में खलजी कुलकों के एक पुत्र 1290 में बलबन के अधिकारियों को उखाड़ फेंका और इसके बाद से खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। अभी मैंने पूरा पीछे दिल्ली सल्तनत भी देखा और हमने पढ़ा भी है इसको, कहीं पे भी आपको न क्यूमर्स का न केकोबाद का दिया है। तो एनसीईआरटी का साक्ष्य खोजिएगा तो इसका मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि न्यू वाली एनसीईआरटी जो आई है, तो न्यू वाली एनसीईआरटी का जो पार्ट 1 है वो प्राचीन भारत का, अगर कहिएगा आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं उसका उसमें मैं खोजने की कोशिश करूंगा। हो सकता है वो फैक्ट इसमें दिया हो, लेकिन पुरानी वाली एनसीईआरटी भी अच्छी है, इसकी भी साक्ष्य दिए जा सकते थे, लेकिन इसमें कुछ जिक्र नहीं किया गया। लेकिन क्राउन की किताब में दिया गया। अब अभी मत कि क्राउन साक्ष्य नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा, मैं मानता हूँ, लेकिन एक ऐसे नॉर्मल मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि इस बुक में मिला नहीं हमसे। यहाँ पर देखिएगा कि 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर दी और नए खिलजी वंश की क्या करी, स्थापना की।
कुछ समय बाद कैकुबाबाद लकवाग्रस्त हो गया और तुर्क सरदारों ने उसके अवधि पुत्र क्यूमर्स को सिंहासन पर बैठा दिया। इसका मतलब क्या हो गया, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि कैकुबाबाद जो है ये आपके इससे पहले है और उसका बेटा जो है क्यूमर्स है। ऐसे कहानी समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैकुबाद जो है वो क्यूमर्स का पिता रहता है, ठीक है। तो क्यूमर्स बाद में आता है, तो इसीलिए इस अपने उत्तराधिकारी आपको गूगल भी करिएगा तो क्यूमर्स ही निकल के आएगा। कई जगह ये प्रश्न वनडे एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, लेकिन ये कहीं इसका साक्ष्य हमको मिला नहीं। नए वाला एनसीईआरटी में खोजने की कोशिश करूंगा जब आपत्ति दर्ज करना होगा। तो एक ये वाली प्रश्न है कि देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार संगठित किसने किया। तो देखिए, देश के बाहर अस्थायी सरकार अगर कहता सुभाष चंद्र बोस तो समझ में आता। राजा महेंद्र प्रताप ने भी अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार की स्थापना किया था और ये इनका सिंगापुर सुभाष चंद्र बोस का, लेकिन रास बिहारी बोस सबसे पहले कह रहा है। समझ में नहीं आ रहा। देखिए, या तो इसका आंसर सी लेना चाहिए या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक लेना चाहिए, तो इस पर भी ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है। तो इसका साक्ष्य मैं खोजूंगा, अगर कहिएगा आपको ऑब्जेक्शन इस प्रश्न का होगा तो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि रास बिहारी बोस किसी ने लगाया है तो बताइएगा कमेंट करके। और जिनको लग रहा है इस प्रश्न पे हमको आपत्ति करना चाहिए वो भी लोग बताइएगा। इसका मैं साक्ष्य खोज के इसको आपत्ति करने की कोशिश करूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप फिर से कह रहा हूँ कि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी प्रश्न आपके साक्ष्य मिलेंगे मैं आपको दूंगा और आपको कुछ मिलेंगे तो आप हमको दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कौन सा है देखते हैं। एक ये वाला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो मैंने कमेंट में बताया भी था, इसका आंसर सही लिया गया है K2। कई लोग कह रहे हैं कि सर K2 जो है POK वाले क्षेत्र में है। उस समय भी हमसे कई बार पूछा था आपने, ऑनलाइन क्लास में भी मैंने लाइव में बताया था ये बात कि देखिए, भारत का बोले ना तो क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। ऑफ इंडिया तो K2 होगा, लेकिन इन इंडिया का है तो कंचनजंगा होगा, क्योंकि POK का क्षेत्र ऐसे नॉर्मल रूप में भारत कहता है कि हमारा है, लेकिन इन इंडिया का मतलब एकदम भारत के क्षेत्र अधिकार में नीचे जो है भारत के क्षेत्र में स्थित है उसके बारे में। तो ये आंसर सी वाला K2 मेरे ख्याल से सही है। इस पर आपत्ति दर्ज करने से कोई फायदा नहीं है। अब ऐसा मत कहिए कि आपने आंसर एग्जाम दिया है और आपको पता होगा मैं क्या करता हूँ, एग्जाम मैं नहीं देता हूँ TRE वगैरह का, ठीक है। तो आपको कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा कोई नहीं है, मैं आप लोगों के लिए जो कर रहा हूँ, अगर आपने इसका आंसर कंचनजंगा लगाया होगा आप आपत्ति करेंगे, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, डजेंट मैटर। लेकिन इसका K2 आंसर दिया है आयोग, और मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि आयोग तो बाद में दिया, हम पहले इसका आंसर आपको बता चुके थे। और लोगों ने पूछा भी था कि सर क्या लेगा, तो हमने बोला था K2 लेगा, लेकिन बहुत सारे लोग इस पर भी डिबेट किए थे, ठीक है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर K2 ही होगा। ये वाला प्रश्न है तो मुझे तो लग रहा है कि मैक्सिमम लोग यही लगाए होंगे, ठीक है। आपने लगाया है तो कोई बात नहीं है, जिन्होंने लगाया है वो ऑब्जेक्शन मत करिए। लेकिन अगर जो चाहते हैं कि अगर आपके मार्क्स बढ़े और आपने लगाया है तो 82 डिग्री 30 मिनट पे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 82 पॉइंट ये 82.5 इसलिए ले लिया है ना, मैं इसका तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि इससे यहाँ पर डिग्री नहीं लिया है, ठीक है। लेकिन यूँ कहा जाए तो डिग्री जो होता है 30-60 पे ही लेते हैं हम लोग। तो इसको जो है आप 82 डिग्री 30 मिनट के बिहेव पे आप एनसीईआरटी में कहीं भी 82.5 ऐसे नहीं लिखा है, तो 82 डिग्री 30 मिनट के बिहेव से आप ऑप्शन ई के साथ ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। इसका मैं प्रूफ भी दिखा देता हूँ। कई लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी में 82.5 सर ऐसे ही लिखा हुआ, नहीं मेरे भाई, 9th का एनसीईआरटी भी देख लीजिए और 11th का भी एनसीईआरटी लिख लीजिए, कहीं इस तरह के आपका कोई जिक्र नहीं है, बस 82 डिग्री 30 मिनट का ही जिक्र होता है। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, और क्लास में बार बार कहता हूँ कि ऐसे प्रश्न है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। ये रही 9th की एनसीईआरटी। यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय समय 2 घंटे का अंतर था, अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का स्थानीय या उत्तर माना जाता है। ये कंफर्म आपको दिख रहा होगा। और एक और है, मैं जिसको और दिखाता रहा हूँ, 9th क्लास का एनसीईआरटी था, 11th का पढ़ लीजिए। यहाँ पर यही कारण है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का यम उत्तर माना जाता है, जहाँ से भारत की समय डिसाइड किया जाती है, और भारत के मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। ये प्रश्न है तो आप देख लीजिएगा। आपने अगर नहीं लगाया हो तो अलग बात है, आप मत करिएगा। लेकिन जिनको लगता है कि उन्होंने 82 डिग्री 30 मिनट के बिहेव पे ई लगाया है तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। एक ये वाला प्रश्न था कि सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया गया। तो मेरे ख्याल से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बदायूं होना चाहिए, लेकिन आयोग ने ग्वालियर दिया है। तो इसका भी प्रूफ अगर कहिएगा तो टेलीग्राम पे मैं उपलब्ध करा दूंगा, तो आप कमेंट करिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। यही सारे प्रश्न हैं। बताइएगा कि आपको और भी प्रश्नों पे अगर डाउट लग रहा है तो उसको कमेंट करके बताइएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जाके बताइएगा। मैं ज़रूर इस पर क्या करूँगा, अगर हो सकेगा तो मैं करूँगा, ठीक है। आपत्ति के लिए आपको इसका साक्ष्य खोजने की कोशिश करूँगा। सेशन कैसा लगा बताइएगा, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, शुभ रात्रि।